people are still coming. Just share my screen. प्लीज़ बी ऑन टाइम, थोड़ा जल्दी आइए टाइम से, ठीक है. Okay, so thank you whoever is turning on the cameras. So today everything is visible and audible. Please confirm me once. So basically someone is asking about ओवरऑल मैग्नेटिक पोल के बारे में पूछ रहे हैं. सो बेसिकली क्या है वो थोड़ा समझते हैं, देन विल मूव ऑनवर्ड्स, क्योंकि भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट बेसिकली व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, बेसिकली दिस इज, इफ दिस इज द अर्थ एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट अर्थ इज फ्लैट ऑन दी सर्फेसिस. जो अर्थ होता है इस सर्फेसिस पे फ्लैट फ्लैट होता है, ठीक है ना. एंड व्हाट इज द ओवरऑल significance of earth being flat at the poles, ठीक है ना. So these are the poles, these are the poles, this is the north poles and this is the south poles. So what is the significance of earth being the flat at the poles? So उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल उसकी जो रेडियस होती है कम होती है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो ओवरऑल इसकी जो रेडियस होगी वो 6573 कुछ करके होगी, ठीक है ना. तो इसकी रेडियस क्या होगी, पोल्स की रेडियस 6357 करके. तो ओवरऑल 10-15 किलोमीटर का अंतर होता है ओवरऑल पोल्स पे, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना. अभी इसकी आगे बात करेंगे. एंड बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में. फॉर एग्जांपल द अर्थ हैज़ मैक्सिमम ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज देयर एट दी पोल्स. तो पोल्स पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, इक्वेटर पे कम होती है. वाई? बिकॉज इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है अर्थ की वो कम होती है इनसाइड द अर्थ. इनसाइड द अर्थ जो होती है डिस्टेंस कम होती है, ठीक है. और हमें पता है जो स्मॉल जी होता है वो कैपिटल जी एम, ठीक है ना, बाई आर स्क्वायर, ठीक है. यानी कि जितनी आपकी मतलब ओवरऑल जो रेडियस होगी वो ग्रेविटी पे हमारी डिपेंड करेगी, ठीक है ना. इस तरह से चीज़ें पड़ेंगी. नेक्स्ट हमने बताया था कि ओवरऑल ये होता है अर्थ का, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करोगे तो ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा. दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ. एंड ये वाला हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक. अब क्योंकि अर्थ में ना, फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिज्म केम इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आया. सो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म आया वो कैसे आया, वो कैसे, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे क्या है इनसाइड द अर्थ लॉट ऑफ द मेटल्स, है ना. यही हमने कल की क्लास में पढ़ा था. इन द लास्ट क्लास ओनली दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इनसाइड द अर्थ इज लॉट ऑफ द मेटल्स. एंड बिकॉज ऑफ दीज मेटल्स क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज मेटल्स मैग्नेटिक सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं या इन्फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना. तो ओवरऑल ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स या इन्फ्लक्स होता है, ठीक है ना, ये ओवरऑल जब सन के कांटेक्ट में आता है, सन से भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है, यानी कि सन से भी यूवी रेज निकल रही है, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है. तब जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तब क्या बनाते हैं, तब वो बनाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक. एंड नॉर्दर्न लाइट्स आर नथिंग जस्ट दी ऑरोरा. इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी ऑरोरा. अगर नॉर्थ में निकल रहा है तो हो गया वो ऑरोरा बोरियालिस. इफ इट इज इन द साउथ देन इट इज ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस. कैसे याद किया था, क्योंकि ऑस्ट्रियालिस मतलब ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया हमारा साउथ ईस्ट एशिया में है. सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्लियर? ठीक है. तासो अंका, शायद आपने ही पूछा था क्वेश्चन, ठीक है. आगे बात करते हैं आज के बारे में. सो कल की क्लास में क्या बात किया था, कल की क्लास में बेसिकली इन द यस्टरडेज क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल what is the crust, mantle and the core. So these three layers of the earth I have talked about in the yesterday's class.
क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर मैंने बताया था क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो होती है थोड़ी पतली होती है, ओवरऑल 100 किलोमीटर्स तक की होती है। देन जो मेंटल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मोटी होती है। इट इज़ फ्रॉम 100 किलोमीटर्स टू 2900 किलोमीटर्स। क्लियर। और जो मेंटल होता है, मेंटल का अपर पार्ट इज द एस्थेनोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर इज द लिक्विड पार्ट। तो ओवरऑल जो भी लावा निकलता है वोल्केनिक एरप्शंस के माध्यम से, वो निकलता है कैसे, वो निकलता है फ्रॉम द एस्थेनोस्फेयर ओनली, एस्थेनोस्फेयर ओनली। एंड देयर आई हैव आल्सो क्लासिफाइड व्हाट इज द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल विच इज सॉलिड। वो बनाता है क्या, वो बनाता है हमारा द लिथोस्फेयर। ठीक है ना, यानी कि ये जो पार्ट है, दिस ब्राउन कलर पार्ट। ठीक है। एंड बायोस्फीयर के बारे में बताया था दैट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इट कंबाइंस टू फॉर्म द बायोस्फीयर। क्लियर। एंड आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ द important characteristics that as we are moving inside the earth, the temperature will increase, the pressure will increase, but as we are moving above the surface of the earth, तो temperature decrease करेगा, pressure भी decrease करेगा। these things we have seen in the yesterday's class। ठीक है ना। फिर बात करते हैं मेंटल। वाई इट इज मेंटल कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो मटेरियल होता है इट इज इन दी मोल्टन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर पे जो मटेरियल है वो कैसा है, एस्थेनोस्फेयर जो मटेरियल है इट इज इन दी मोल्टन स्टेट। किस स्टेट में है, इट इज इन दी मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में है इसीलिए ये लिक्विड पार्ट में है। देन फिर बात किया था कोर। कोर इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, द आउटर कोर एंड इनर कोर। आई टोल्ड यू देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनोमली। एनोमली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है अर्थ के इनसाइड में जाने पे, तो कोर में तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, तो द कोर शुड बी लिक्विड। बट व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट जो इनर कोर होता है, द इनर कोर इज ऑफ द सॉलिड नेचर एंड द आउटर कोर इज ऑफ द लिक्विड नेचर। ठीक है। सो देयर सम डेटा इज ऑल्सो देयर, उसको पढ़ लेते हैं। कल शायद ये कल हमने नहीं पढ़ा था। जैसे क्रस्ट है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना, अर्थ के वॉल्यूम की, एंड इट कवर्स ओनली द 1% मास ऑफ द अर्थ। सो क्रस्ट काफ़ी पतली होती है ना। यू कैन टेक द एग्जाम अंडरस्टैंड द क्रस्ट एज द अपर सॉइल। अपर सॉइल सुना है आपने, जैसे हमारी सॉइल्स होती है, सॉइल में भी अपर सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज द अपर सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट इज द ओशियनिक क्रस्ट। सो क्रस्ट में भी दो क्रस्ट हो गई, वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये वाली कॉन्टिनेंटल हो गई, ये वाली ओशियनिक हो गई जो ओशियंस में है। ठीक है ना। सो ओशियनिक क्रस्ट इट इज, इसकी जो थिकनेस होती है 5 से 10 किलोमीटर की होती है, पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, इट इज़ फ्रॉम 30 टू 70 किलोमीटर्स। क्लियर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकनेस इज दी 30 टू 70 किलोमीटर्स। नाउ यू कैन ऑल्सो ईजिली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंट है डेफिनेटली, सिंपल से देखो, अगर इफ़ वी ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट, ठीक, सो डेफिनेटली क्योंकि ओशियंस में आधा पानी भरा है तो उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू फ्रॉम द कॉन्टिनेंट और फ्रॉम द लैंड। सो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट इज 30 टू 70 किलोमीटर्स, बट ऑफ द ओशियंस इट इज ओनली द 5 टू 10 किलोमीटर्स। ठीक है ना। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ओशियंस की ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू दी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल, यहाँ पर ओशियंस में क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर हैवी सिलिकेट्स रहेंगे, सीमा रहेगी, दैट इज द सियाल, सिलिकेट और मैग्नीशियम्स। ठीक है ना। बट कॉन्टिनेंट क्रस्ट में क्या रहेगा, सियाल रहेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यानी कि कॉन्टिनेंट्स में रहेंगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और हमारा ओशियंस में रहेंगे सीमा। सियाल, सीमा, निफ़ी के बारे में कल बात कर चुके थे। सियाल, सीमा, निफ़ी, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। व्हाट इज़ इट, मैंने बताया था कि वट एवर हैवी मेटल इज़ देयर, वो क्या होता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। सबको पता है कोई भी हैवी मेटल होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लाइट मेटल ऊपर रहेगा। तो एल्यूमिनियम इज़ लाइटर देन दी आयरन, तो इसीलिए एल्यूमिनियम ऊपर रहता है। सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ये क्रस्ट के आसपास रहता है। देन मेंटल में आपका सीमा मिलेगा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड निफी मिलेगा आपका कोर में। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्लासिफाइड। आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड, ये बताया था मैंने। ठीक है ना। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल दैट इन द इंटायर अर्थ द मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑफ द आयरन। तो आयरन का जो परसेंटेज इज मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है। थर्ड है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन, डोंट कंफ्यूज सिलिकॉन विद द सिलिका। सिलिका इज SiO2, रेत, ये क्या होती है, रेत, और यू कैन से सैंड और डेजर्ट। ठीक है ना, डिजर्ट्स। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये सिलिका है, पर ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम चिप्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। अर्थ की क्रस्ट की बात करें ओनली, इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट द अर्थ क्रस्ट, सो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, सेकेंड है आपका सिलिकॉन का, पर इंटायर अर्थ में किसका है, आयरन का एंड देन ऑक्सीजन का।
एटमॉस्फेयर में बात करोगे देन नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, इस तरह से सबका, ठीक है ना। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पता है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल के बारे में। सो क्रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। क्रस्ट क्या हो गया, आउटर लेयर हो गया, क्रस्ट इज द आउटर लेयर एंड क्रस्ट इज द आउटर लेयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट द ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट होगी वो पतली होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगी वो मोटी होगी, ठीक है ना। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होगी। ओशियनिक क्रस्ट में सिलिकॉन मैग्नीशियम हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एल्यूमिनियम आएगा। तो है ना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से देखी थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मेंटल, ठीक है। मेंटल, नाउ मेंटल में हमने देखा दैट इन द मेंटल व्हाट वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना, जो भी मेंटल में क्या देखा हमने कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द लिक्विड नेचर, मोल्टेन स्टेट में होती है। द मेल्टन नेम्ड इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द मोल्टेन, कहाँ से डिराइव हुआ है, मेल्टन नेम इज डिराइव फ्रॉम द मोल्टेन, ठीक है ना। और मोल्टेन कहाँ पर था, एस्थेनोस्फीयर में था, जिसके बारे में बात करेंगे। सो ओवरऑल इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द लेंथ कि विच हैज़ द मैक्सिमम लेंथ, क्रस्ट, मेंटल और कोर, एंड अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनर अर्थ को, मतलब ओवरऑल अर्थ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सो स्पीड ठीक है ना, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, बता दीजिए स्पीड ठीक है, ठीक है। सो मेंटल जो है इट इज़ दी लॉन्गेस्ट पार्ट, इसकी जो लेंथ सबसे ज़्यादा है। क्रस्ट की कितनी थी, 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर्स इट इज़ ऑफ दी मेंटल, तो 100 to 2900 किलोमीटर्स रहेगी, ठीक है ना। डेंसिटी कितनी है, 3 to 5 ग्राम, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी कम थी, ठीक है ना। ये कवर करता है, मेंटल कवर दी 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट कवर्स द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ मास, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, सियाल, सीमा, क्या बताया था, सियाल एंड सीमा, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, सीमा मिलेगी। सीमा इज़ नॉट एनी गर्ल, सीमा इज़ द सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सिलिकेट्स मिलेंगे, सिलिकेट रॉक मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी हमको सीमा, ठीक है ना। तो यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर स्टार्ट्स आफ्टर द लिथोस्फेयर एंड डेंसिटी होती है 3 to 4 ग्राम रहेगी, ठीक है ना। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर्स। तो जो एस्थेनोस्फेयर होता है वो क्या होता है, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल से स्टार्ट होता है और 400 किलोमीटर तक जाता है। यानी कि यहाँ से जैसे पूरा जो एस्थेनोस्फेयर है, पूरा जो मेंटल है, मेंटल कहाँ तक जा रहा है, मेंटल इज गोइंग अप टू 2900 किलोमीटर्स। सो बोल रहा है कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 400 किलोमीटर जाएगा, दिस डिस्टेंस, दिस इज ऑफ 400 किलोमीटर्स, ठीक है, दिस इज ऑफ 400 किलोमीटर्स ओवरऑल, ठीक। इट इज़ वेरी हाईली विस्कस, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, इन दी एस्थेनोस्फेयर एवरीथिंग इज इन दी मोल्टन स्टेट, ठीक है ना, मतलब कि लिक्विड स्टेट में है, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल, ठीक है ना। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर होता है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, यहीं पर होता है। बट द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, जो प्लेट्स मूव करती हैं, और प्लेट्स हैं क्या, जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन प्लेट, ये भी तो एक प्लेट है, ये दिस इज द हाइड्रोस्फीयर, ये ओशियनिक प्लेट हो गई, दिस इज द ओशियनिक प्लेट एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक। एंड नाउ दीज टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर मूविंग ओवर द एस्थेनोस्फीयर बिकॉज एस्थेनोस्फीयर इज लिक्विड इन नेचर। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, asthenosphere is liquid in nature. So if asthenosphere is liquid in nature, so definitely the plates can, this plate of the, for example this is oceanic plate or oceanic crust and this is the continental crust, so they can easily move on something which is liquid in nature, which is asthenosphere, ठीक है, which is asthenosphere, क्लियर। लोअर मेंटल जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, सॉलिड लिथोस्फीयर तक जाएगा, ठीक है। ओवरऑल थिकनेस रहेगी 100-200 किलोमीटर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे समझने के लिए, ओवरऑल कैसे प्लेट्स मूव करती हैं, ऑल दीज थिंग्स। देखो होता क्या है ओवरऑल, फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी प्लेट्स, तो ये है हमारी क्या, दीज आर दी प्लेट्स, ठीक है, ये सारी होती है प्लेट्स, ठीक। अब ये क्या प्लेट होती है, ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, हाउ दीज प्लेट्स आर मूविंग। सो बेसिकली व्हाट हैपन, जो एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है ना, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 100 to 400 किलोमीटर्स,
इन दी मेंटल रीजन। तो उस एस्थेनोस्फेयर के नीचे क्या होता है कि जितने भी हॉट मोल्टेन रॉक्स हैं वो पिघली हुई होती हैं, ठीक है ना, और वो मूव करती हैं। वाई दे मूव ना, वाई रॉक्स मूव, वाई विंड मूव, और वाई एनीथिंग मूव्स। So if anything moves because of the pressure difference, because of the temperature difference. So if this is the point A and this is the point B, and the point A is at maximum temperature and point B at the lower temperature, so what will happen? The temperature will start moving in this direction. So this is the movement of temperature, ठीक है ना? In the same manner, if there's a point A again, if there's a point, let's say for example point D, and this is a point E, and the pressure at the point D is maximum and the pressure at the point E is minimum. So what will happen? The particles or the mass will start to move in this direction from D to E. And why it is moving? Why the mass is moving? The mass is moving because of the pressure difference. And we know very well that pressure depends on the temperature. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि hence the everything is moving at a particular direction. ठीक है ना? For example, if this current is moving in this direction, ठीक है ना, तो हो सकता है कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ों को समझते हैं, जैसे मान लीजिए विंड की बात करते हैं, विंड की बात कर लें। नाउ इफ विंड इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हाउ द विंड मूव्स, सो विंड मूव्स फॉर एग्जांपल इन द पॉइंट ए लेट्स से द temperature is very high at the point A, temperature is very high. So if at the point A temperature is very high, so definitely the pressure will be low in terms of wind, ठीक है ना। अगर विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत गर्म विंड है, सॉरी वहाँ की हवा बहुत गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसका प्रेशर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हवा जब गर्म होगी तो एक्सपैंड हो जाएगी, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, तो इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका प्रेशर कम है। यहाँ पर क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, इसलिए इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हेंस द एयर विल स्टार्ट मूव फ्रॉम बी टू ए, एयर विल स्टार्ट मूव फ्रॉम बी टू ए। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हो रही, जैसे यहाँ पे ये हॉट है, यानी कि इसका टेम्परेचर डाउन है। मान लीजिए इन कंपेयर टू दिस, ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर डाउन है, ये हॉट है, इसका टेम्परेचर हाई है। अब ये तो एस्थेनोस्फीयर में सभी गर्म होंगे, पर रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के कंपेयर में क्या है, ये हॉट या कोल्ड मान सकते हैं। तो हेंस इट इज़ मूविंग एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया दैट हाउ द करेंट मूव्स और हाउ द थिंग्स मूव। इसके बारे में भी और बात करेंगे आगे की क्लासेस में। ये चीज़ समझ में आई आपको कि कैसे करंट मूव करते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर मोल्टेन मटेरियल है ना। सो इन दी दिस इज द एस्थेनोस्फीयर, ये क्या है, दिस इज द एस्थेनोस्फीयर, ठीक है ना, एस्थेनोस्फीयर। सो इन द एस्थेनोस्फीयर डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन द मोल्टन फॉर्म में है, पर फिर भी हम बात कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा कोल्ड है, कुछ कम कोल्ड है, तो वो हमारा हॉट हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। ये ऐसे बात कर लीजिए कि ये वाला जहाँ पे कोल्ड लिखा है ये भी हॉट है, पर कम हॉट है इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है ना। और हमें पता है क्या, जो चीज़ हॉट होती है वो क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है ना। जैसे एयर है, एयर अगर हॉट हो गई तो क्या होगा, वो ऊपर उठ जाएगी, बात समझ गए। पानी अगर हॉट हो गया वो इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो हॉट हो जाएगी उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या करेगी, वो इवेपोरेट करेगी या ऊपर जाएगी। तो अगर ये वाला पार्ट हमारा जो आ रहा है ना, ये वाले पार्ट मोल्टेन मटेरियल का जो आ रहा है, अगर ये हॉट है तो डेफिनेटली इट विल राइज, अभी राइज करेगा। द मोमेंट इट राइज तो क्या होगा, इट विल कूल डाउन। कोई भी चीज़ जब राइज करेगी तो ठंडी भी हो जाती है भाई, सिंपल सी बात है। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल यू टर्न ऑन द लिड, है ना, गैस की लिड ऑन करते हो, और जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर इवेपोरेट होता है, पर जो ऊपर जाके देखोगे कि वो लिड पे चपक जाता है, यानी कि क्या हो गया, तब उस जगह पे जाके वो ठंडा हो गया, ऊपर गया, उसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई, वो ठंडा हो गया। तो उसी तरह जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसकी एनर्जी कम होने लगती है, एंड इट डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, तो यहाँ पर जैसे जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कोल्ड हो जाएगा। देन फिर उसके बाद जब कोल्ड होगा तो फिर देन इट फर्दर सब्सिडाइज, फिर नीचे जाएगा, और इसी तरह से एक सेल बना देगा विच इज नोन एज द कन्वेक्टिव सेल। क्लियर होगी बात। अगर एक कन्वेक्टिव सेल है, अब इस सेल में, या हम बात करें ये क्या है प्रॉपर ऊपर, ये तो क्रस्ट है ना, दिस इज द क्रस्ट। सो दिस क्रस्ट कैन बी ओशियानिक क्रस्ट ऑल्सो और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑल्सो, कोई भी क्रस्ट हो सकती है। दिस कैन बी ओशियानिक क्रस्ट ऑल्सो, ओशियानिक भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। नाउ अब इट इज़ क्वाइट सिंपल ना। अब देखो सिंपल सी बात है,
नीचे अगर मूव कर रहा है, इफ दिस लावा और दिस मोल्टेन मटेरियल इज मूविंग एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो डेफिनेटली ऊपर की जो लेयर होगी वो भी तो मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन। ये सुनो, क्वाइट सिंपल ना, जैसे सिंपल सी बात है, इफ आई टेक दिस पेन और उसके मैं ऊपर ये पेन रख दूँ, ठीक है, ये मैंने पेन रख दिया, तो अगर नीचे वाला जो पेन है इफ इट इज मूविंग, तो डेफिनेटली ऊपर वाला पेन भी क्या होगा, मूव करेगा। क्लियर? सो इन द सेम मैनर इफ द मोल्टेन मटेरियल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो डेफिनेटली जो ऊपर वाली लेयर है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर? और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, एंड दिस इज द क्रस्ट, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर इट एज द ओशियनिक क्रस्ट, और ये हमने बात कर लिया, दिस वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकती है, तो हमने इसको मान लिया, हमने दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा स्पेस था, ये नहीं भी स्पेस था, ये स्पेस बना कैसे, व्हेन दिस लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द लेयर ए, crust A, and this is the crust B. When the crust A is coming in this direction, तो ये इस crust B को धक्का लगा रही थी ना, it is pushing this crust B from the backward direction, it is pushing this crust B from the backward direction। तो अगर इसको backward direction से push कर रही है तो definitely at a particular time, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा, अब ये तो आगे नहीं जा रही है, तो क्या होगा, ये इसके नीचे चली जाएगी by making some space। और स्पेस बना कैसा, बिकॉज एवरीथिंग बिलो इट और इन दी एस्थोनोस्फीयर इज इन द लिक्विड फॉर्मेट, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्पेस बन सकता है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या हो गया, वहाँ पे गड्ढा हो गया। फॉर एग्जाम्पल दी मैरियाना ट्रेंच, है ना, जो आपका अमेरिका के राइट साइड में है ना, मैरियाना ट्रेंच कैरिबियन के ऊपर है, तो वहाँ पर क्या है, इट इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, बात समझ गए? ठीक है ना, हिमालय से भी ज़्यादा गहरा है वो, ठीक है ना, 12 आई थिंक वो 12 किलोमीटर शायद है, 12-13 किलोमीटर। क्लियर होगी बात? तो ये क्या हो गया, इस तरह से ट्रेंच का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे सारी चीज़ें बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द रिजेस फॉर्म, जैसे ग्रेट रिज बनती है, अटलांटिक रिज बनती है ना, अटलांटिक रिज कितनी बड़ी रिज बनती है, तो वो जो अटलांटिक रिज बनी कैसे, फॉर एग्जाम्पल यही ये जो कन्वेक्टिव करंट है, ये ऊपर आ रहा है, ये लावा ऊपर आ रहा है, और व्हेन इट इज़ मूविंग, तो ये हमेशा यहाँ पर धक्का दे रहा है ना, when it is coming up in the upside direction, definitely it is dividing into two part में divide हो गया, but one part is also moving in this direction, and if it is moving in this direction, it will give a gentle push every time to the layer or to the crust which is above this point। सो डेफिनेटली थोड़ा सा वो एलिवेट होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे ट्रेंच होंगे, और अगर ये एलिवेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लावा विल कम आउट फ्रॉम दिस रीजन, एंड देयर विल बी लिटिल आइलैंड्स और ट्रेंचेस, इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो फॉर्म हो जाएंगी। जितने भी आइलैंड्स फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कुरिल आइलैंड, ये जापान के जितने आइलैंड है, ठीक है ना, तो दीज ऑल आर द रियूनियन आइलैंड, दीज ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज ट्रेंचेस ओनली। क्लियर होगी बात? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो अभी बता दीजिए प्लीज़, मैं समझा दूंगा दोबारा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अगर समझ में नहीं आया तो। एनीवन इसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? प्लीज़ रिस्पॉन्स कर दीजिए एक बार, मुझे पता चले कि नहीं। ठीक है, बाकी बच्चे भी कर सकते, थैंक यू। अब बात करते हैं कोर के बारे में। तो कोर के बारे में तो पहले हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, इनर कोर आउटर कोर बात कर चुके हैं। ठीक है, कोर के बारे में बात किया जाए तो 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम था, 33% ऑफ द अर्थ मास। सबसे ज़्यादा कौन सा था वॉल्यूम? मेंटल का, ठीक है ना। कोर की डेंसिटी कितनी है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी कंपेयर टू द। ना कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द आउटर एंड द इनर कोर। आउटर कोर जो है वो क्या होता है, विच इज़ इट एक्सटेंड फ्रॉम 2900 टू 5100 किलोमीटर, क्योंकि 2900 से पहले क्या था, वॉज दी मेंटल, 100 टू 2900 मेंटल, 0 टू 100 क्रस्ट, 100 टू 2900 मेंटल, 2900 टू 5100 कोर, आउटर कोर। फिर इनर कोर आएगा 5100 टू 6378, ठीक है ना, 6378। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा निकल और आयरन, यहाँ पर भी क्या रहेगा, निकल आयरन, निफी रहेगा। ओवरऑल याद रखिएगा, सियाल, सीमा और निफी। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, और निकल एंड आयरन। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट इज दी दैट आउटर कोर इज लिक्विड बाय नेचर बट इनर कोर इज सॉलिड बाय नेचर। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, अ शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, सो बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? डेंसिटी ऑब्वियसली जैसे अंदर जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी हमारी, तो डेंसिटी हमारी इनर कोर की ज़्यादा होगी, आउटर कोर की
कम होगी। नाउ व्हाट इज द डिसकंटिन्यूटी? डिसकंटिन्यूटी क्या है? देखो ये सारी जो चीज़ें बनी हैं ना, दीज ऑल द लेयर्स दैट इज मेड, और ओवरऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ जो भी बनी हुई हैं, दीज आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट मेटल्स, है ना, डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। कुछ एल्यूमिनियम से है, कुछ मैग्नीशियम से है, कुछ आयरन से है। नाउ आयरन सबसे नीचे क्यों आया? बिकॉज इट इज़ हैवीएस्ट मेटल। इस तरह से हम बात कर सकते हैं इन दिस टर्म्स। इन द सेम मैनर, so overall because these layers are made from the different metals, तो हमने उनको discontinuity का नाम दे दिया, that they are not continuous, they are the discontinuous layers. For example, जो ओवरऑल जो लेयर का कंपोजिशन बना हुआ है, ये डिफरेंट रॉक्स को भी जेनेसिस करता है, एंड ओवरऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंपोजिशन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। एंड वी हैव गिवन these boundaries as or these transition zone as the name of the discontinuity. तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम के लिए वो क्या होगा? वो होगा टू रिमेंबर द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का नाम कैसे याद रखना है? फर्स्ट इज दी कॉनरॉड, मोरविक, रेपेटाइट, गुटनबर्ग और लेहमैन। सो दीज आर दी 5 डिसकंटिन्यूटीज दैट यू नीड टू रिमेंबर। कुछ याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, CMRGL कुछ करके, ठीक है ना। कॉनरॉड, मोरविक और रेपेटाइट, गुटनबर्ग और लेहमान, ठीक है ना। कॉनरॉड किसके बीच में है? ये आ जाएगा बिटवीन दी अपर एंड द लोअर क्रस्ट, तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोरविक किसके बीच में आ जाएगी? क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। रेपेटाइट इज बिटवीन दी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। गुटनबर्ग इज बिटवीन दी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, एंड लेहमान इज बिटवीन दी आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है ना। सो ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ से पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए? सियाल, सीमा, नेफी, ओरल क्लासिफिकेशन, लेंथ पता होनी चाहिए, उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन द अर्थ इन द अर्थ इंटीरियर। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, पता भी होगा पहले से, पर फिर भी हम बात कर लेंगे। क्या बताया था मैंने? याद करो व्हाट आई टोल्ड यू। I told you that when we are moving inside the earth, what will happen? Simple, if this is the surface of the earth, if this is the surface of the earth, so if we are moving, for example, above the surface of the earth, तो temperature decrease करेगा and the pressure will also decrease. This is the normal condition, ठीक है ना। But if we are moving inside the surface of the earth, the temperature will increase, the pressure will increase, and density, this is the rho is the density. मेरी स्पीड तो तेज़ नहीं है, प्लीज़ बता दीजिएगा। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, these 3 things will increase as we are moving inside the earth, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली सारा गर्म है, मोल्टन स्टेट में है। प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, एंड द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दीज 3 थिंग्स विल गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है ना, विल गोइंग टू बी इंक्रीज एज वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ। तो जैसे इस अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें होंगी, वो क्या करेंगी? ये तीनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी, ठीक है ना। टेम्परेचर, सो डेफिनेटली एज वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ, सो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वाइट सिंपल। रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस थिंग कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। इफ इट इज यूनिफॉर्म, इफ इट हैड बीन यूनिफॉर्म, सो डेफिनेटली what could be the case? केस हो सकता था कि द इनर कोर शुड बी लिक्विड, but we have seen the inner core is not liquid, it is of solid nature because the temperature is not uniform, and I have drawn the analogy there with the temperature of the sun. So that as you are moving inside the sun, the temperature is also not uniform. The corona has higher temperature than the photosphere, and photosphere has the lower temperature. But as you moving, what should be the case? The photosphere should be higher temperature, at higher temperature, but वो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर, ऑब्वियसली जब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डेंसिटी विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो ऑल दीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज विल गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो टेम्परेचर, ठीक है ना, सो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, दिस विल इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एवरीवन क्लियर टिल नाउ? समझ में आ रहा है सब? अगर आप बोल नहीं सकते हो तो मतलब आप मतलब बोल सकते हो, आई नो बोल सकते हो, मतलब अगर आप बोलना नहीं चाहते हो आई मीन, तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे फीडबैक के लिए, ठीक है। ओवरऑल नाउ वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। चलो अब बोलोगे, अब तो बोलोगे, चलो बताओ। प्लीज टर्न ऑन योर वेबकैम्स टू। अपने अपने वेबकैम्स भी ऑन कर लो भाई, चेहरा दिखाओ अपना। कुछ लोग सो के पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना, अच्छे से बैठ के पढ़ना है आपको।
अनगू, हागे कोन्या, जिनसो, मोनिका, पेम्बा, तापी, टॉम। व्हाट इज द आंसर? डी, नीदर। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एट द एजेस ऑफ द कोर कंपेरेटिव डेंसिटी ऑफ द अर्थ एट द एजेस ऑफ द कोर इज कंपेरेटिवली हाइयर देन द डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। So what we have seen that as you are moving inside the earth, so density क्या होगी? The density will increase. Density क्या होगी? The density will increase. ये कह रहा है कि density edges में ज़्यादा होगी, edges में. How come the density be more at the edges? सिंपल सी बात है, this is the earth we have, so density क्या होगी? Density will be maximum here ना, है ना? Here will be the density will be maximum कि यहाँ पर होगी, edges में होगी, edges में नहीं होगी, यहाँ पर होगी, density will be maximum, ठीक है ना? और बाकी मैंने बताया था ग्रेविटी के टर्म्स में, तो ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट दी पोल्स, तो पोल्स पे ग्रेविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियस जो है वो कम है, रेडियस कम है, ठीक है ना, और यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. So if G is inversely proportional to R, so if the R is less, then G will be more. ये पता है ना सबको, ऐसे होता है. If R is less, G will be more. This is known as the inversely proportional. Directly proportional नहीं, inversely proportional. So यहाँ पर क्योंकि R less है, hence the gravity will be more. Small g will be more. And here the small g will be less near the equator. तो ये पता होना चाहिए, the gravity जो होती है maximum होती है at the poles and minimum at the equator. And there is a difference between the small g and capital G also, पता है नहीं? G, capital G is the gravitational constant, ठीक है ना, which is constant everywhere, है ना, whether you are inside the earth, in the earth, on the earth, on the in the sky, out of the sky, कहीं पर भी हो, the capital G will always be same. But small g changes with respect to the position, with respect to the mass. और बाकी बताया था मैंने कि W इज इक्वल टू m इंटू जी, मीन्स योर वेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी. जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट है 70 kg फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या है, दिस 70 kg ये मेरा वेट आ गया, तो दिस वेट इज इक्वल टू माई मास इंटू ग्रेविटी. तो इसमें मेरा मास भी है और ग्रेविटी भी, तो ग्रेविटी ऑल्सो प्लेज अ रोल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर वेट इज 60 kg एंड इफ़ यू गो ऑन मून, तो मून का ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है. सो योर वेट विल बी 10 kg ओनली, क्योंकि 60 का 1/6 करोगे तो यू विल हैव 10 kg. कन्फर्म, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखा था ना कि यहाँ पर कि दैट ओवरऑल एजेस में जो ग्रेविटी होगी वो एजेस में ज़्यादा होगी, तो ये गलत हो जाएगा, एजेस में ज़्यादा नहीं होगी. आउटर कोर इज सॉलिड and inner core is liquid. No, what we have seen, the inner core is liquid, inner core is solid and outer core is liquid. So this is what we have seen. फिर यहाँ पढ़ लेते हैं, gravity is highest at the earth poles because the poles are closer to the earth center due to the planet slightly flatter than the earth surface. तो ओवरऑल क्या होता है, जो planet है, मैंने बताया था कि ओवरऑल ये जो planet की surface होती है, अपर surface ये फ्लैट होती है थोड़ी सी, यानी कि ये जो surface होती है थोड़ी सी फ्लैट होती है यहाँ पर, ठीक है ना, दिस इज नॉट कर्व, थोड़ी सी फ्लैट है यहाँ पे, है ना. व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, किस शेप का है अर्थ हमारा, जियोइड शेप का, ठीक है. ओके, चलो एक और चीज़ समझते हैं. यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं, वी हैव द एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट is the smallest unit. Now the group of element they combines when the lot of the element comes closer to each other, means group of element they combines to form the minerals, ठीक है ना. So element is the first unit, group of element comes close to each other forms the minerals. Next group of minerals forms the rocks, or for example the Fe2O3, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना. तो ग्रुप ऑफ मिनरल्स क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं, ऐसे हम बात कर सकते हैं. क्लियर. तो रॉक्स क्या हो गया, रॉक्स क्या होता है, रॉक्स आर द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स होल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड.
So one or more minerals comes close to each other, forms some sort of chemical bond and leads to the formation of the rocks. ठीक है ना. Study of the rocks is known as the petrology. Petrology. One more thing is the pedology. Pedology. Pedology is स्टडी ऑफ सॉइल. कई सारी स्टडीज होती हैं, विल स्टडी इन बायोलॉजी. ठीक है ना. नेक्स्ट ओवरऑल बात करते हैं दी फेल्डस्पार एंड द क्वार्ट्ज. ठीक है, दे आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स दैट आर फाउंड ऑन दी रॉक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल रॉक्स कितनी तरह की होती है, तो रॉक्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज द इग्नियस, सेकेंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज द मेटामॉर्फिक. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स. So basically we will going to talk about these rocks in very detailed form. ठीक है. So first of all बात करते हैं कि rocks और soil ये सारी चीज़ें बनती कैसी हैं. देखो सबसे पहले for example we have the rocks, है ना. We have the rocks for example. Now rocks by with some agents. अब भाई rock कहाँ पे है? rock open में है. rock is there in the open. ठीक है. rock कहाँ पे? rock open में है, definitely open में है. So if rock is in the open space, so it is exposed to lot of the natural factors. Rock is exposed to lot of the natural factors. ठीक है ना. For example, obviously there will be some wind factors, rain होगी. ठीक है ना. Precipitation, ठीक है, rain हो गया, precipitation हो गया, और maybe landslide. So these are ना, और rain हो भी कैसी, acid rain kind of. ठीक है ना. और फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन ऑल्सो लीड्स टू द लूजनिंग ऑफ द सॉइल ऑफ द रॉक्स जो होती हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन. तो अब ये जो रॉक्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल एजेंट्स दीज रॉक्स विल गोइंग टू बी ब्रेक अपार्ट. ये धीरे धीरे टूट जाएंगी. तो धीरे धीरे टूटेंगे तो किस में बनेंगी, ठीक है ना, छोटे छोटे. फॉर एग्जांपल अगर ये इफ दिस इज़ अ वेरी जायंट रॉक, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेरी जायंट रॉक, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगी स्मॉल रॉक्स पे. फिर ये एजेंट काम करेंगे, दिस एजेंट विल अगेन वर्क, दिस विल लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ फॉर एग्जांपल सैंड. ठीक है. अब सैंड में हवा चलेगी तो सैंड बहुत, जहाँ पे एक जगह पर सैंड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी वहाँ बन जाएंगे सैंड ड्यून्स. ठीक है. तो इस तरह से हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन, सैंड ड्यून्स, या सैंड बन गया या सॉइल बन गया आप बोल सकते हैं. सो व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम दिस सीक्वेंस कि ओवरऑल फ्रॉम द रॉक्स व्हाट वी आर हैविंग दी सैंड्स और द सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी के जो टीले होते हैं बड़े बड़े, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं? नामीबिया में पाए जाते हैं. नामीबिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स. ठीक है ना. सैंड ड्यून्स, लेट मी शो यू द सैंड ड्यून्स. ठीक है. यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था एक बार, तो उसमें भी सैंड ड्यून्स के बारे में पूछा गया था. ठीक है. दीज आर दी लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स. सो नामीबिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स. इसमें क्या होती है, सैंड एक जगह पे आके क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. ठीक है. सो दिस इज इट नाउ. अब ये साइकिल ऐसे चल रही है, पर ये साइकिल ऑपोजिट भी जाती है, ये ऐसे भी बनती है. अब यही सैंड क्या हो गया, बिकॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सैंड क्या है? सैंड इज मेड ऑफ द मिनरल्स, एंड बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन दीज सैंड्स पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है ना. And then these minerals will form the rock, because this is the only basic definition of the rock. That what is the definition of the rock? That rocks are the aggregate of the one or more minerals hold together by the chemical bonding. ठीक है. तो ये प्रोसेस जो है ये हमारी रिवर्स भी हो जाती है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन कि दैट हाउ फ्रॉम द रॉक्स द सैंड इज फॉर्म्ड. क्लियर. नाउ ओवरऑल द रॉक्स इज ऑफ द थ्री टाइप्स: igneous, sedimentary and the metamorphic. Igneous, sedimentary and the metamorphic. Now just go first with the sedimentary rocks. Now what is a sedimentary rock? Now sedimentary rock is very simple. Sedimentary rock, this is made from the word sediments. What is the sediments? Sediments जो नीचे जाके बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ना, sediments डिपॉजिट हो जाते हैं. sediment you can understand by the residues. ठीक है. So sediments is anything
which is left over, which is left over. So for example, these are the rocks, ठीक है ना. और मैंने कहा था कि जब विंड चलेगी, सम नेचुरल एजेंट्स आर देयर, सम नेचुरल factors are there. So because of that, because of these factors, what will happen? These big rock will going to be break in the small rocks, and these are nothing, just the sedimentary rock. तो कोई भी रॉक जो टूट टूट के गिर रही है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई, सेडिमेंट्स के लिए बनी हुई है, ठीक है ना. सेडिमेंट्स मतलब जो छोटे छोटे पत्थर है उसके लिए सेडिमेंट्स. नेक्स्ट इज दी मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक, नाउ मेटा एंड मॉर्फिक, ठीक है. तो मेटा मतलब, ठीक है, मेटा मतलब हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा के बाद. मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ मीन्स फॉर्म. सो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी फॉर्म्स. कहने का मतलब क्या है कि इफ there's a some material is there, for example the rock is there, ठीक है ना. नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट रॉक, वो कैसे चेंज हुआ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. ऑब्वियसली इफ दिस इज द रॉक, सो बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स आई एम टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी. सो ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी अगर ये रॉक टूट के गिर रही है छोटे छोटे रॉक्स में, तो वो स्मॉल रॉक्स हो गई, विच आई एम कॉलिंग एज द सेडिमेंट्री रॉक. But now I'm what saying, not only these big rocks, these agents are working also on these small rocks, definitely. So when there going to be a chemical change, or when there will going to be a compositional change in the big rock or small rock, so that it changes its forms, is known as the metamorphic rock. So metamorphic rock में क्या हो रहा है कि वो rock का form ही change हो गया पूरा. फिजिकली तो चेंज हुआ, पर उसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप. इफ़ यू पुट अ फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुट अ फ्रूट इन अंडर द सन, तो क्या होगा, ठीक है ना. एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि उसका पूरा पानी निकल गया, उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया. सो दिस हैपन वाई? बिकॉज ऑफ द सनलाइट. सो सनलाइट इज अ नेचुरल एजेंट देयर. बात समझ गए. तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में रॉक एक सिंपल रॉक है, उसका नेचर चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, एंड दिस इज नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक. सेडिमेंट्री रॉक में वो रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है. इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स आर नथिंग, जस्ट द मोमेंट द वोल्केनिक इरप्शन हैपन, जब भी वोल्केनो में से लावा बाहर आएगा, ठीक है. मैंने बताया था मैग्मा क्या होता है, अर्थ के अंदर का जो मोल्टन मटीरियल है, द मोल्टन मटीरियल इनसाइड देयर इज नोन एज द मैग्मा. द मोमेंट इट्स इरप्ट आउट ऑन द सर्फेस, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लावा, ठीक. तो व्हेन द लावा सॉलिडिफाइज, जब लावा क्या होता है? व्हेन द लावा सॉलिडिफाइज इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स. सो दीज आर द 3 बेसिक रॉक दैट वी विल स्टडी. इतना क्लियर हो गया? इग्नियस रॉक्स क्या होती है? जब लावा बाहर आ रहा है और सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो इग्नियस रॉक बना रहा है. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गई? बिग रॉक है, बट बिकॉज ऑफ सम वेदर चेंजेस, केमिकल चेंजेस, है ना, सम नेचुरल एजेंट्स, तो उसका ओवरऑल उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रही है, छोटी रॉक्स बन रही है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. नेक्स्ट इज दी मेटामॉर्फिक रॉक. सो मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो रही है? सो ओवरऑल देयर इज अ रॉक, और उसका क्या हो रहा है? उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सनलाइट, सम एजेंट्स, नेचुरल एजेंट्स, उसको बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक. क्लियर होगी बात? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो. एनीवन? कोई डाउट है किसी को? मोनिका, तापी, तासो, पेम्बा, कोनिया, हागे कोनिया. Anyone has any doubt? No sir. ठीक है, हाँ बता दिया करो, बताते भी नहीं हो अभी. ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है, चलो इग्नियस के बारे में पढ़ लेते हैं. इग्नियस के बारे में क्या बताया मैंने कि द मोमेंट द मैग्मा सॉलिडिफाइज इन टर्म्स ऑफ लावा, तो वो क्या हो रहा है? वो हमारा इग्नियस रॉक को बनाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं यहाँ पे. द फॉर्मिंग बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, दे आर नोन एज द प्राइमरी रॉक. सबसे पहले रॉक्स यहीं से बनती हैं.
सबसे पहले रॉक यहीं से बनती है। ये जो बिग ये जो रॉक बनी थी बिग रॉक, ये कैसे बनी? जब इग्नियस रॉक से बनी ना। इग्नियस रॉक ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लवा बाहर आया, बड़ी सी रॉक बन गई। यही तो वो बड़ी रॉक है। क्लियर? तो दिस इज़ अ कंप्लीट साइकिल, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो ये वाइस वर्सा भी चलती है ना, लाइक बाई एंड लार्ज इट इज़ इन ऑल डायरेक्शन. This is crystalline in the structure and they do not occur in the strata layer. They do not contain the fossils. Obviously, जो igneous rock होंगी वो इतनी hot होंगी तो definitely there will be no fossils. There will be no fossils. So this is something you need to understand. कि igneous rock में fossils होगा कि नहीं होगा? No, there will be no fossils in the igneous rock. So this could be a question that could be framed from there. कि whether there's a fossils in the igneous rock or not. No, there's no fossils in the igneous rock. क्योंकि वो क्या होती हैं? वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, तो वहाँ पे जब हॉट होगी तो इतना फॉसिल्स वहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है ना. फॉसिल्स मोस्टली मिलते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. क्लियर? अब हमने बात किया कि ये तो मैंने क्लासीफाई कर दिया ओवरऑल. ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, जब रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स आई हैव क्लासीफाइड द रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल कंपोजिशन, कि जो मिनरल्स मिल रहे हैं रॉक में उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं उसको. तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं. पहला है एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक्स. नाउ एसिडिक रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज द इंट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव तो पहले से पता चल रहा है बाय द नेम. इन मतलब अंदर, यानी कि ये अर्थ के अंदर रॉक्स बन रही हैं, तो उसको हम इंट्रूसिव बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रूसिव रॉक्स विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लूटोनिक रॉक. ठीक है ना. बिकॉज वाई दे आर नोन एज द इंट्रूसिव रॉक, क्योंकि वो अर्थ के अंदर बन रही है, क्रस्ट के अंदर बन रही है. ठीक है ना. जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है? एसिड रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक, प्लूटोनिक रॉक. तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्लूटोनिक रॉक की डेफिनेशन देखो. सो दे आर कूलिंग ऑफ द मैग्मा विद इन द क्रस्ट. तो प्लूटोनिक रॉक में क्या हो रहा है? द मैग्मा इज कूलिंग विद इन द क्रस्ट. ठीक है ना. इन द प्लूटोनिक रॉक व्हाट इज हैपनिंग? द मैग्मा इज कूलिंग विद इन द अर्थ, विद इन द क्रस्ट. तो क्रस्ट के अंदर मैग्मा कूल कर रहा है, तो उसको लोग प्लूटोनिक रॉक बोल रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द बेसिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक. बेसिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक. ठीक है. तो ये क्या है? दीज आर दी वोल्केनिक रॉक और दी इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के बारे में बता चुके हैं हम लोग. कूलिंग ऑफ द लावा अबव द सरफेस. क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल कंपोजिशन दो तरह की होंगी, एसिड और बेसिक. और एसिड और बेसिक में भी क्या है? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव जो अंदर बन रहा है लावा, सिंपल सी बात है. लावा कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अर्थ के अंदर ही लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता. सो दैट इज द इंट्रूसिव रॉक्स. अगर बाहर आ गया तो दैट इज द एक्सट्रूसिव रॉक एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द इग्नियस रॉक. ठीक है ना. या फिर वोल्केनिक रॉक. भाई सिंपल सी बात है. देखो यहाँ पर वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक इमिशन से ही तो इग्नियस रॉक बन रही है. वोल्केनिक एमिशन से ही तो क्या बन रही है? इग्नियस रॉक बन रही है. बिल्कुल सही है. और इग्नियस रॉक बन कहाँ रही है? अर्थ के बाहर बन रही है ना. लावा बाहर आ रहा है तो बाहर बन रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? एक्सट्रूसिव रॉक. क्लियर? और ये क्या है? दिस इज ऑफ द बेसिक नेचर, यानी कि ये इसका जो रॉक है वो बेसिक टाइप है. एक होता है हाइपरबेसल रॉक. हाइपरबेसल रॉक ये क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं बनती. अंदर बनेगी तो इंट्रूसिव रॉक्स हो जाएंगी, विच इज़ एसिडिक, विच इज़ प्लूटोनिक. ठीक. अगर बाहर बनेगी देन इट इज़ बेसिक, बेसिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक. क्लियर हो गया? बट समटाइम्स व्हाट हैपन, इट नीडर फॉर्म्स इनसाइड नॉट आउटसाइड. बीच में बन जाती है तो उसको बोलते हैं क्या? हाइपरबेसल रॉक. यानी कि इट इज़ व्हाट? इट इज़ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म्स एट द इंटरमीडिएट डेप्थ विद द अर्थ क्रस्ट. तो इंटरमीडिएट डेप्थ में बनती है अर्थ के क्रस्ट पे. क्लियर हो गई बात? आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक के बारे में. बेसिक हमने अभी कहाँ देखी? बेसिक बन रही है, ऐसे याद कर सकते हो, बी से बेसिक, बी से बेसिक और बी से बाहर एसिडिक. मतलब ये अब ये बाहर होगी तो ये अंदर हो जाएगी. ठीक है ना. अंदर है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंट्रूसिव बोल देंगे. हाँ, इंट्रूसिव को ही हमने और क्या नाम दिया है? प्लूटोनिक नाम दिया है. ठीक है. बेसिक रॉक इसको हमने वोल्केनिक रॉक बोल दिया हमने. इसी को हमने इग्नियस रॉक बोल दिया. इजी और नॉट? ठीक. एसिडिक रॉक जो है इसमें क्या होता है? ओवरऑल इट हैज़ द 80%, इट हैज़ दी नियर अबाउट 80% ऑफ द पोर्शन ऑफ द सिल्का. तो इसमें क्या? एसिडिक रॉक में सिल्का बहुत ज़्यादा है, पर बेसिक रॉक में जो है सिल्का की मात्रा काफ़ी कम है.
ठीक है ना, सिलिका की मात्रा काफ़ी कम है। क्लियर। अब ये सिलिका की मात्रा यहाँ पे आई भी कैसे, ऐसे समझ लो। देखो ये क्या है, ये अंदर बन रही है ना, अंदर बताया था सियाल, सीमा, निफी। सियाल क्रस्ट में था, सियाल कहाँ पे था, सियाल क्रस्ट में था, ठीक है ना। अगर सियाल क्रस्ट में है तो ये क्या है, सिलिका, ये क्या है, दिस इज द सिलिका। तो अगर अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही रॉक बन गई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, सिलिका है डेफिनेटली। तो इसलिए हाईली प्रोपोर्शन इसमें किसका होता है, सिलिका का होता है। पर डेफिनेटली जब वो लेयर मतलब ओवरऑल जो वोल्केनिक इरप्शन होगा और बाहर आएगा वो लावा, तो उसमें सिलिका का परसेंटेज कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल कुछ आने में खत्म हो जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ वहाँ चला जाएगा। सो डेफिनेटली देयर बी लोअर परसेंटेज ऑफ द सिलिका, ठीक है ना। एंड एसिडिक रॉक्स दे आर द लाइटर इन द कलर्स, ठीक है ना। एंड ओवरऑल दीज रॉक्स जो बाहर आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, वो डार्कर इन द कलर। कैसे याद कर सकते हो, घर के अंदर रहोगे आप तो लाइट कलर के होगे, ऐसे याद कर लो। ओवरऑल आपका जो स्किन टोन होगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन होगा वो लाइट कलर का होगा, गोरा होगा, ठीक है ना। और जब अगर बाहर जाओगे तो आपका डार्क स्किन हो जाएगी, कुछ भी ऐसे बात कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। कूल्स फास्ट होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज रॉक्स, लो माउंटेन्स एंड प्लेटूज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज। तो इनसे क्या होंगे, हाई माउंटेन फॉर्म्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, और यहाँ पे आ जाएगा बेसाल्ट, गैब्रो एंड डोलेराइट। तो बेसाल्ट, गैब्रो एंड डोलेराइट ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिक रॉक के, यानी कि ये इग्नियस रॉक के भी एग्जाम्पल है। अभी क्वेश्चन आएगा, देल बी एन MCQ, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि आपकी 6 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर आपको लेट हो जाएगा, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस भी करेंगे हम कई सारे, ओके। इफ एनीवन हैज एनी डाउट जस्ट आस्क मी, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। एनीवन डाउट। और प्लीज़ ठीक 5:05 पे आप आ जाइए करिए, ठीक है ना, अदरवाइज ना फिर टाइम हमारे पास काफ़ी कम बचता है। थैंक यू तापी मोया, थैंक यू। आई अपलोड दिस लेक्चर ऑन दी इन दी, मोनिका कुछ बोलना चाहती हो आप? ओके, आई अपलोड दिस लेक्चर इन दी ऐप। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली आज आपका टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे सारे लेक्चर्स और सारे जो डेटा है वो आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास, दिस इज मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।